This is me, Muhammad Wali Ranjam, and I hope all of you will be fine. Students, today we are going to discuss our next topic, which is basically Davison's and Germer experiment. डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमें एक एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो पहली ही लाइन में अगर हम बुक पर देखें तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि कन्विंसिंग evidence for the wave nature of electron was provided by Clinton, J. Davison and Lester H. Germer. ये बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें अगर हम देखें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल क्रिस्टल के साथ जब स्ट्राइक करती हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही डायफ्रैक्शन करती हैं जिस तरह से एक्स रेज की डायफ्रैक्शन हमने क्रिस्टल से पढ़ी थी. इलेक्ट्रॉन्स are diffracted from crystals as X-rays or other waves are diffracted from crystals. स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल के टॉपिक पढ़ा हुआ है. यहाँ पर हम बेसिकली उसी का इस्तेमाल आज करने वाले हैं. देखिए हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इसकी वर्किंग को देखें, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, इस एक्सपेरिमेंट में देखें कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक हीटिंग फिलामेंट से जो कि एक इलेक्ट्रॉन गन, ये इसके बारे में हम नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर हम एक लो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं और लो पोटेंशियल के जरिए से इस फिलामेंट को हम एनर्जाइज करते हैं और इसके जरिए से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होते हैं उनको फर्दर एक्सेलरेट किया जाता है विद हाई पोटेंशियल. हम ये कहते हैं कि उस पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से इमिट होंगे तो वो यहाँ मूव करते हुए सामने उसके पड़ी हुई जो क्रिस्टल है उसके साथ टकराएंगे और डायफ्रैक्शन शो करेंगे और उसकी डायफ्रैक्शन को हम देख सकते हैं. उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने यहाँ पे डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं जो कि बेसिकली इसके गिर्द सर्कुलर एक बाउंड्री बना रहे होंगे. जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स जाकर इंसिडेंट होंगे डिटेक्टर के जरिए से उसको देखा जा सकता है. बिल्कुल यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को समझें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हम लोगों ने बड़ी कॉमन एक इक्वेशन पढ़ी हुई है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू इनटू डेल्टा वी. स्टूडेंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो पार्टिकल हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे रहे हैं उस पर चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और वो पोटेंशियल जिससे हमने उनको एक्सेलरेट किया है वो पोटेंशियल अगर हम कहें यहाँ पर कैपिटल V है तो ये हमारे पास उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी, ये उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी अवेलेबल होगी. और स्टूडेंट जाहिर सी बात है हम चूंकि ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं और उनकी मोशन की वजह से इनके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो हम इस एनर्जी को लिख सकते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी और E इंटू कैपिटल V. और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू E इंटू V. यहाँ पर हमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो कैपिटल V है जिसके ऊपर हम यहाँ पर मैं दो लाइंस भी लगा रहा हूँ, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू को और ये जो स्मॉल v है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को. तो यहाँ अगर हम इस रिलेशनशिप को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट दिस एज mv स्क्वायर और ये 2 कैपिटल V इंटू E. और स्टूडेंट अगर हम देखें
कि हमारे पास इसी इक्वेशन को अगर दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं m से, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m। अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या रिजल्ट होगा? जब हम इसे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m VE बन जाएगा, which can be written as m square v square equals to 2m कैपिटल V into E। और अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m v का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2m कैपिटल V into E। स्टूडेंट ये बेसिकली हमने क्यों किया? क्योंकि हम वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे थे। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, ये हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है जिसको हमने नाम दिया था डी ब्रोगलीज इक्वेशन। यहां से जो लैम्डा है उसकी वैल्यू एच ओवर एम वी के जरिए से अगर देखें तो यहां अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लूं इसी इक्वेशन के, तो मेरे पास ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और एम वी की जो वैल्यू हो ये वो किसके इक्वल आ जाएगी? 2m कैपिटल V इंटू E अंडर रूट। और ये वैल्यू स्टूडेंट मैं यहां पर पुट करूंगा तो h ओवर 2m कैपिटल V इंटू E और ये अंडर रूट। अब ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाता है वेवलेंथ को मेजर करने का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल हमने सप्लाई किया उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, वो कौन सा पोटेंशियल था जिससे हमने उन्हें एक्सेलरेट किया, उसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ का क्या रिजल्ट आता है ये हम देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट में इस पोटेंशियल की वैल्यू को हमने लिखा है वो है 54 वोल्ट्स। और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, एच की वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इन डिवाइडेड बाय अंडर रूट और 2 और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और जो पोटेंशियल था वो 54 वोल्ट विच कैन बी रिटन एज जूल पर कूलम और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को अगर हम देखें जो हमारे पास वेवलेंथ का रिजल्ट आता है वो वेवलेंथ का रिजल्ट आता था 1.66 इंटू 10⁻−10 मीटर। अब स्टूडेंट अगर हम इस वेवलेंथ को देखें तो ये वेवलेंथ तो एक्स रेज की रेंज में है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में है? एक्स रेज की रेंज में है। और अगर हम इस एक्स रेज की रेंज में ये कहते हैं कि ये वेवलेंथ्स आ रही हैं, तो फिर हमने जो फर्स्ट ईयर है उसमें पढ़ा था डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। तो डेफिनेट बात है कि अगर वो एक्स रेज क्रिस्टल से डायफ्रैक्शन कर सकती हैं, क्योंकि एक्स रेज की वेवलेंथ भी 10⁻−10 मीटर की रेंज में होती है, तो यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी वेवलेंथ भी यही आ रही है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के साथ डायफ्रैक्शन के इफेक्ट को दिखा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम पहले भी पढ़ कर आ चुके हैं कि एक्स रेज भी क्रिस्टल से डायफ्रैक्शन करेंगी। तो उसके लिए हम किस तरह से इस चीज को एवेलुएट करेंगे, हम रिकॉल करते हैं अपने उसी टॉपिक को। उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा था। हम उसको सिंपलीफाई कर जी स्टूडेंट। अब हम डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स वाले कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो वहां से हमने पढ़ा था ब्रैग्स इक्वेशन, जो कि किसके इक्वल थी 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। स्टूडेंट यहां पर हमारे पास ये जो फाई है इसकी वैल्यू को हम यहां पर लिखेंगे 50 डिग्रीज और बुक पे हमारे पास जो थीटा है
जिसको हम ग्लैंसिंग एंगल का नाम देते हैं, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? उसकी वैल्यू गिवन है 65 डिग्रीज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये रिजल्ट दो डिफरेंट वैल्यूज किस तरह से, बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब कभी भी अगर हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जिस इलेक्ट्रॉन गन से आ रहे हैं उनको अगर हम देखें कि अगर हम मूव करते हैं तो उसके साथ हम क्रिस्टल को भी उसी तरह से उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर चूंकि निकल क्रिस्टल हमने इस्तेमाल की है, तो निकल की क्रिस्टल के लिए फॉर निकल क्रिस्टल डी की जो वैल्यू है वो भी हमें पता है कितनी है। और इसी तरह से अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब ये ग्लैंसिंग एंगल बेसिकली क्या है, होता ये है कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इस क्रिस्टल की सरफेस के साथ जो टोटल एंगल है वो 180 डिग्रीज होता है। हो इस पॉइंट को आप इस तरह से समझिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो कोशिश करता हूँ रीड्रॉ करने की जो हमने क्रिस्टल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। बेसिकली हमने यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ा था कि जब क्रिस्टल्स होती हैं वो नेचुरल ग्रेटिंग के तौर पर किस तरह से अपीयर होती हैं, वो इस तरह से अपीयर होती हैं क्योंकि इनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। और कोई से दो प्लेन्स के दरमियान में हमारे पास जो फासला होता है उसको हमने डी का नाम दिया था स्टूडेंट। ठीक है जी, ये इसी डी की बात कर रहे थे हम निकल के लिए। और हमने यहाँ पर जो एक्स रेज की बात की थी कि एक्स रेज जब आती हैं तो वो डिफरेंट प्लेन्स के साथ टकराती हैं और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। उसमें हमने इस तरह से दो रेज बनाई थी और इन दो रेज को हमने कहा था कि ये इस तरह से आती हैं और एक जो है वो अपर पोर्शन के साथ सरफेस के साथ या प्लेन के साथ टकरा कर वापस चली जाती है और दूसरी लोअर प्लेन के साथ। स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमने इस एंगल को और इस एंगल को थीटा का नाम दिया था, यानी कि जो हमारे पास क्रिस्टल की उस लेयर का इंसिडेंट रे के साथ एंगल था और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल था, उन एंगल्स को हमने थीटा का नाम दिया था। ये मैं बेसिकली आपको वो टॉपिक रिकॉल इसलिए करवाऊं, यहां पर हमारे पास ये फाइव वो एंगल नहीं है, फाइव कोई और एंगल है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस पॉइंट को समझने के लिए मैं इस तरह से बनाऊं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बीम यहां से आ रही है तो ये एंगल जो होंगे ये हमारे पास थीटा एंगल्स कहलाएंगे। और इसकी वैल्यू किस तरह से डिटरमिन करनी है, टोटल एंगल को अगर हम देखें इन दो के दरमियान अगर मैं इस तरह से बना भी दूं चले तो ये होगा 180, और 180 में से ये वाला जो पोर्शन है जो फाई है इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, टोटल एंगल जो है वो अगर 180 डिग्रीज है और फाई की वैल्यू अगर हमारे पास 50 डिग्रीज है तो जो थीटा होगा वो 180 माइनस फाई आएगा, क्योंकि हमने अभी ये कहा कि 180 में से टोटल में से ये एंगल माइनस कर देना है तो ये रिमेनिंग जो दो एंगल्स बचेंगे ये थीटा की वैल्यूज होंगी, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 130 डिग्रीज। अब यूं के यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के एंगल्स को हम थीटा, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं तो हम इसलिए इस 130 डिग्री को 2 पे अगर डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 65 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली वो ग्लैंसिंग एंगल है जिसको हम यहाँ पर लिख कर आए हैं 65 डिग्रीज। और ये किस तरह से आता है, इस 50 से ये हमारे पास 65 किस तरह से आता है उसकी बेसिक लॉजिक ये है। तो स्टूडेंट अगर हम इसको ये कहें कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम ये कहें कि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इन वैल्यूज को अगर हम इस ब्रैग्स इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, वो वेवलेंथ ऑफ द जो उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट होगी उसका हमें पता चलता है। हमारे पास यहाँ पर ये जो d की वैल्यू है वो कितनी है, 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। स्टूडेंट अगर हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 d की जगह पर हम पुट करेंगे 0.91 इंटू 10⁻⁻10 और साइन और थीटा की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 65 इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है
1 और लैम्डा। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा स्टूडेंट, ये रिजल्ट हम देखें अगर वेवलेंथ का और ये रिजल्ट देखें तो ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं, आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। तो इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि जो हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट था उसका आंसर और जो हमारी थ्योरेटिकल एवेल्युएशन थी उसका आंसर ऑलमोस्ट सेम है। तो इट्स मीन के ये हमारे पास एक अगेन प्रूफ आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक वेव नेचर पोजेस कर रहे हैं। जिस तरह से उसकी वेव नेचर के लिहाज से जो वेवलेंथ आई थी, बिल्कुल उसी तरह से हमने जो एक्सरेज की डायफ्रैक्शन क्रिस्टल से देखी तो उसमें भी हमारे पास निकल क्रिस्टल के लिए हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। तो स्टूडेंट यहां से हमने ये देख लिया कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होगी जब वो निकल क्रिस्टल पर टकराएगी तो डायफ्रैक्शन करेगी, और डायफ्रैक्शन होने के बाद जब डिटेक्टर जो कि एक सर्कुलर होगा लेकिन यहाँ पर हमने उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाया है, तो जब यहाँ उस पर डिटेक्ट किया जाएगा इस डिटेक्टर की मदद से, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो डिटेक्टर है वो डिटरमिन कर रहा होगा इंटेंसिटी और उस इलेक्ट्रॉन बीम की, और जिसको हम मेजर कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ द करंट। तो स्टूडेंट ये वो रिजल्ट था जिससे हम इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर वेव नेचर पोजेस करते हैं तो उनकी डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के इफेक्ट्स को क्लियरली देखा जा सकता है या ऑब्जर्व किया जा सकता है। स्टूडेंट इसी बुनियाद पर जो प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगले था उसको नोबेल प्राइज 1929 में अवार्ड किया गया, और जो हमारे पास जर्मर और डेविसन थे इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये लास्ट पैराग्राफ में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट दिस इज इट फॉर टुडे। Please don't forget to like and subscribe my channel and take good care of yourself. Till then, Allah Hafiz.